ट्वेल्थ क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन जी। यार ऑप्टिक्स चलते 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 रे ऑप्टिक्स आपकी लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है भाई। वेव ऑप्टिक्स अभी होगी, इसके बाद रे ऑप्टिक्स में हम लास्ट स्टेज में पहुंच रहे हैं। यार हमने स्टार्टिंग से देखे यार, रिफ्रैक्शन स्टडी की, बेसिक रिफ्रैक्शन के बेसिक्स, जिसमें आपने ग्लास स्लैब वगैरह, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, देन लेंसेज आए यार, लेंसेज वाला टॉपिक कवर अप किया, न्यूमेरिकल किए, काफ़ी कुछ किया। अब इसमें एक लास्ट बात रह गई यार, प्रिज्म। अगली बात है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और इसके बाद थोड़ा बहुत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ओके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करा दूंगा मैं, लेकिन उसमें कई टॉपिक्स जो है ना बहुत बढ़िया वाले जो पहले होते थे वो इस बार सीबीएसई के सिलेबस में नहीं रहे, लेकिन खैर हम एक आधा लेक्चर लगाकर, एक लेक्चर लगा देंगे, वो टॉपिक्स भी कवर अप आपको करा दिए जाएंगे, काम आएंगे कहीं पर। ठीक है, वैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो टॉपिक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सीबीएसई ने कट कर दिए हैं। इसलिए मैंने बोला कि अब ये जो लास्ट टॉपिक है प्रिज्म है, वैसे लास्ट टॉपिक क्या होता था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता था। इस बार अपना लास्ट टॉपिक क्या चल रहा है फिर आपका, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो लेंस किया, ग्लास स्लैब की, वैसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन स्टडी की। अब फिर अगली बात बन रही है रिफ्रैक्शन थ्रू है प्रिज्म। अब पहले थोड़ी सी 10, 12, 15 मिनट प्रिज्म की जो बेसिक बातें हैं और उसकी जो रिफ्रैक्शन कैसे कैसे करता है, कैसे वो रेज को डेविएट करता है, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके मेन टास्क की ओर बढ़ चलेंगे भाई। तो अगर मैं बात करूं आज की हेडिंग की, तो क्या है भाई आज की हेडिंग, इट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है जी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यहां कह रहे हो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, थोड़ा पंजाबी टच दे दो तो प्रिज्म हो गया। अंग्रेजी में पूरा बोलोगे तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब पहले तो देखो यार, प्रिज्म है क्या चीज। हमने बात की कि यार ग्लास स्लैब वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर ऑन बोथ साइड्स। ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो दोनों तरफ से प्लेन सरफेसेस जो कि उसके आपस में पैरेलल हैं से बाउंडेड है। फिर हमने बोला यार लेंस क्या चीज है, इसके बारे में हमने बोला इट इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस एट बोथ साइड्स। रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्शन करवाना है इसने, बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस ऑन बोथ साइड। अब प्रिज्म की अगर मैं बात करूं यार, तो व्हाट इज ए प्रिज्म, इट इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम है भाई, रिफ्रैक्शन करवाएगा, ये भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, इसने भी रिफ्रैक्शन करवानी है, ये भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम ही है, इसने भी बेसिकली रिफ्रैक्शन ही करानी है ना। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, फिर वहां से बाहर भी निकलेगी, तो बेसिकली इसने भी करानी तो क्या है, रिफ्रैक्शन ही है। तो ये भी एक तरह का रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ये भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अब इसकी बात सुनो कि इट इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस। ये भी क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस, लेकिन इसके प्लेन सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके प्लेन सरफेसेस एक दूसरे पर इंक्लाइंड है। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस विच आर इंक्लाइंड विद ईच अदर, एक दूसरे से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होंगे। ओके जी। अब अगली बात, क्या प्रिज्म, अब लेंस के बारे में तुम्हें पता है भाई, इसमें से लाइट जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है। कन्वेक्स बनाया तो जी कन्वर्ज कर रहा है,
कनकेव होगा तो डाइवर्ज करता हुआ शो होगा। ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्शन आपने देखी हुई है, प्रिज्म की भी देखी होगी। अच्छा, प्रिज्म जो है उसका मेन यूज कहाँ है? प्रिज्म का नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि यार प्रिज्म आ गया, हो स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो सही बात है, जो प्रिज्म है उसका जो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है कि यार प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो बढ़िया 7 रंगों में तब्दील हो जाती है, यानी एक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। बचपन से अब तक प्रिज्म का सबसे बढ़िया यूज या सबसे एक्साइटिंग यूज तो यही है ना, इसको बाहर रखो, सूरज की रोशनी में इसमें से लाइट पड़ेगी और जो बाहर आ रही होगी उसके सामने कॉपी वॉपी बढ़िया पेज सा रखो, उस पर स्पेक्ट्रम बनता है, अलग अलग कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्यों बनता है स्पेक्ट्रम, वो भी हम चलो चेक कर लेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्यों बनता है इससे, या ये लाइट को कैसे डेविएट करता है, ये ऐसे कर रहा है, कनकेव वाला डाइवर्ज कर रहा है, प्रिज्म कैसे करता है, उसको स्टडी करना है। अब बेटा जैसे बेसिक सी बात ये है कि ग्लास स्लैब में से कोई लाइट ऐसे जाती है तो इसकी में लेटरल डेविएशन होती है, ये कन्वर्ज कर देता है, कनकेव होता तो वो डाइवर्ज कर देता। ऐसे जो प्रिज्म है, जो प्रिज्म है उसमें से जब लाइट पास करती है ना यार, तो उसकी रिफ्रैक्शन ये लगा लो कुछ इस टाइप की होती है। क्यों होती है वो हम देख लेते हैं, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा या आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इसमें ये लाइट ऐसे आई, ये ऐसे मुड़ जाएगी। सबको पता है, आपको कनकेव के बारे में भी पता है कि भाई इसमें से अगर ऐसे लाइट आई पैरेलल वाली, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। अच्छा, प्रिज्म क्या करेगा, उसमें मैंने बोला कि ये पक्का याद कर लो कि जी अगर रे ऐसे आएगी तो भाई वो पहले ऐसे मुड़ेगी और फिर ऐसे मुड़ेगी। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब पॉइंट ये है कि ऐसे ही क्यों मुड़ेगी। जब मैंने लेंस की बात की तो लेंस को पढ़ते वक्त हमने एक लेंस मेकर फार्मूला किया। अब लेंस मेकर फार्मूला में समझाया कि यार ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ये 2 बार होता है। पहले फर्स्ट फेज पे रिफ्रैक्शन होती है, वो रेयर टू डेंसर एंटर करता है, टुवर्ड्स मुड़ता है। फिर दूसरे फेज पे भी होती है, वहां पे डेंसर टू रेयर के चक्कर में अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती है रे, वो और बेंड कर जाती है। वो डायग्राम आप याद कर लो, लेंस मेकर फार्मूले में बनाया था फिर हमने। अच्छा, फिर हम लेंस पे आए तो हमने कहा यार बार बार वो दोनों वाला बनाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ये शो कर देते हैं। ऐसे कनकेव में होता है, हो तो 2 बार रही है। पहले जब इस एंड पे एंटर कर रही है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल के चक्कर में वो ऊपर को मुड़ती है। जब यहां से बाहर निकलती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में और ऊपर मुड़ जाती है। शो हम एक ही बार करते हैं। अब प्रिज्म थोड़ा मोटा होता है, इसमें एक ही बार में शो नहीं करते कि ये जो प्रिज्म है भाई इसमें ऐसे करके रे अंदर घुसी, ऐसे करके। भाई प्रिज्म थोड़ा थिक है, ये तो थिन होते हैं ना, हमने पढ़ा थिन लेंस फार्मूला, इनको एज्यूम करके चलते हैं थिन नहीं है, तो इसमें तो एक बार में शो कर देते हैं। अब ऐसा डायग्राम प्रिज्म में नहीं बना देते हैं, ये थिक होता है थोड़ा, उसके और भी कई इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो प्रिज्म की रिफ्लेक्शन हमेशा, बस ये याद कर ले, ये सबको याद है भाई, ऐसे घुसेगी ऐसे निकलेगी, ऐसे घुसेगी ऐसे निकलेगी, उसमें ऐसे घुसेगी ऐसे निकलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो स्टडी कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब पॉइंट तो वही है, 2 बार हो रहा है। एक बार रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है, दूसरी बार डेंसर टू रेयर आएगी, उस चक्कर में ये इस तरीके से बेंट कर जाती हैं। तो कर लो स्टडी भाई, प्रिज्म में एक तो याद कर ले कि भाई ऐसे घुसेगी ऐसे निकलेगी, बात खत्म। अच्छा, क्यों ऐसे घुसेगी ऐसे निकलेगी वो समझा देते हैं आपको। मान लो ये प्रिज्म है। अच्छा, प्रिज्म के बारे में
नोट्स वोट्स में पढ़ लेना कुछ बेसिक बातें कि कोई भी प्रिज्म होगा बेटा, उसके दो फेसेस जो हैं उनको, वैसे 3 फेस होंगे ना उसके, लेकिन वो 2 फेसेस जिनका यूज हो रहा है कि लाइट यहां पे पड़ी, यहां से निकल रही है, आप इन 2 फेसेस को स्टडी कर रहे हो, तो इनको हम रिफ्रैक्टिंग फेसेस कह रहे हैं। कौन से फेसेस भाई? रिफ्रैक्ट कोई भी प्रिज्म होगा उसके बारे में 2-3 टर्म्स कई बार आ जाती हैं यार, वैसी पता होनी चाहिए कि ये इसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं। मान ले इसका मैंने नाम A B C लिख दिया। अब प्रिज्म को तो तू जैसे मर्जी रख सकता है ना, तूने BC को नीचे टिका के रख दिया, अब इसको AC के टर्म्स में टिका दे तो यहां से लाइट घुसती है यहां से निकलती हुई नजर आएगी, तो ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे। भाई जो नीचे टिका देगा उसको बेस कहते हैं, तो प्रिज्म होगा उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे और एक उसका क्या होगा? बेस भी होगा। अब बेस आप चेंज भी कर सकते हो भाई, इसको जैसे मर्जी रख ले। अगर तो 1 2 3 तीनों के तीनों एंगल सेम है तो जैसे मर्जी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एंगल सेम हो। यहां मैंने इक्विलेटरल सा बना दिया प्रिज्म, यहां पहले दूसरे टाइप का बना देता हूं, ये राइट एंगल प्रिज्म बना दिया, ये A है, ये B है, ये C है। अब इस वक्त फर्क पड़ेगा भाई, अगर मैंने BC को बेस बना रखा है तो रिफ्रैक्शन कुछ और टाइप की हो जाएगी। अगर AC को बेस बना दूं तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएंगे, यहां से लाइट घुसेगी यहां से निकलेगी, ये बेस हो गया। तो भाई जो नीचे लगा दिया, जिस पे टिक्का दी तूने उसकी, वो क्या बन गया? बेस बन गया। जिस पे प्रिज्म को टिका दिया भाई ये क्या बन गया? इसका बेस बन गया। तो प्रिज्म होगा उसका एक रिफ्रैक्टिंग फेस हो, 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस होंगे, एक इसका क्या होगा? बेस होगा। अच्छा, बेस के सामने वाला जो एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, ये भी जरूरी है मेरे भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है जी। अगर BC बेस है तो एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म है यहां पर। अगर भाई AC को बेस कर दूंगा तो एंगल B एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है, मैं ज्यादातर डिस्कशन इक्विलेटरल प्रिज्म से ही करूंगा। अगर भाई इक्विलेटरल प्रिज्म है तो उसमें एंगल ऑफ प्रिज्म जितना मर्जी रख दे, 60 डिग्री रहने। लेकिन जैसे वो वाला बना रखा है मैंने प्रिज्म, वहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज हो जाएगा आपका सिचुएशन के हिसाब से। अगर बेस चेंज कर दोगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी मोटी बातें यार वैसे मन में आ गई, मैंने बोल दी। हम स्टडी करने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऐसे करता क्यों है, फिर साथ में बता दूंगा डिस्पर्जन क्यों करता है, 7 रंगों में क्यों बांट देता है लाइट को, वो भी देख लेंगे। लेकिन खैर ये भी पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं, एक इसका बेस होता है, एक इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म तो मेरे भाई न्यूमेरिकल्स में, फार्मूलाज में यूज होगा बाकायदा। बाकी ये बेस क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग फेस क्या होता है, ये तो वैसे ही आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा यूज होगा, बस ये लगा ले जिसपे भैया तूने इसको टिका रखा है उसके सामने वाला एंगल जो है वो क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया जी। अब हम कह रहे थे कि एक प्रिज्म जो है वो ऐसे रिफ्रैक्शन क्यों करता है, इसमें लाइट ऐसे घुसती है, ऐसे क्यों निकलती है। अब इसको भी देख लो, क्यों घुसती है और क्यों निकलती है। मेरे भाई बाहर एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान ले, ठीक है। इसको क्या मानूंगा मैं? रेयर मान लूंगा। और जिसका ये प्रिज्म बना हुआ है, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है, उसको μ2 मान ले। ये क्या होगा? डेंसर ही होगा फिर एयर के कंपैरिजन में, ये डेंसर हो गया एज कंपेयर टू एयर। अब अगर मैं कोई एक रे लेता हूं, अभी मान के चल रहा हूं डिस्पर्जन नहीं होगी, अभी वैसी एक सिंगल रे ले रहा हूं, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि ये जो रे है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसी लाइट है भाई? मोनोक्रोमेटिक। देख भाई ये बड़ा यूज होगा, मोनोक्रोमेटिक। भैया मोनो का मतलब होता है एक,
मोनो नहीं है ये, मोनो। मोनो मतलब सिंगल, और क्रोमैटिक वर्ड जो है क्रोमा यानी कलर से आया। डिक्शनरी में जाके देखो क्रोमैटिक का क्या मीनिंग निकलता है, या क्रोमा का क्या मीनिंग निकलता है, या क्रोम का क्या मीनिंग निकलता है। गूगल क्रोम है ना, पता नहीं इन्होंने गूगल के साथ क्रोम क्यों लगाया, लेकिन क्रोम का मीनिंग देखो, क्रोमा का देखो, क्रोमैटिक का देखो भैया। क्रोमैटिक मीन्स कलर है, कलर, कलर से रिलेटेड टर्म निकलेगी। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर। मोनोक्रोमैटिक अगर कभी भी फिर से शब्द इस्तेमाल हो तो इसका मतलब क्या निकला, सिंगल कलर। मेरे भाई सिंगल कलर का मतलब सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, अब बता दिया ना कि ये मोनोक्रोमैटिक है। अब नहीं तो तुम कहोगे यार कि सर आपके प्रिज्म में तो डिस्पर्जन ही नहीं की। अब भाई डिस्पर्जन भी करवाते हैं। अभी जो मैंने लाइट ली है वो सिंगल कलर ली है, या सिंगल वेवलेंथ। सिंगल कलर का मतलब सिंगल वेवलेंथ। अब तुमने पढ़ा कि भाई एक विबग्योर नाम की चीज होती है, विबग्योर। मेरे भाई जो व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट, सफेद रोशनी, उसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स मतलब 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स। इन सब की वेवलेंथ अलग अलग, इन सब का कलर अलग अलग। मतलब कलर जो है वो वेवलेंथ से डिसाइड होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, इस पे भी आते हैं। फिलहाल ये जो रे है कैसी है मेरे भाई, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक ये सिंगल वेवलेंथ है, सिंगल कलर है। जब है ही सिंगल कलर तो उसकी क्या डिस्पर्सन होगी, 7 कलर होंगे भाई, तभी अलग अलग होंगे ना। है ही मोनोक्रोमैटिक, मान ले रेड लाइट है या ग्रीन है, कुछ भी है, तो अभी स्टडी करते वक्त डिस्पर्सन शो नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ये रे कैसे डेविएट होती है उसी को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये मोनोक्रोमैटिक है मेरे भाई, ये मोनोक्रोमैटिक है, सिंगल वेवलेंथ है आई। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है। रेयर टू डेंसर एंटर करेगी तो इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है। टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ने के लिए हमें नॉर्मल बनानी पड़ेगी। तो बनाओ भाई नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के हमने यहां पर परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये 90 डिग्री पे बना दिया, ये नॉर्मल है। अब रेयर टू डेंसर इसको कहां जाना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जा तो रही थी ये इस दिशा में, तो ये इस दिशा में जा रही थी रे। अब रेयर टू डेंसर एंटर कर गई। रेयर टू डेंसर तो मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। नॉर्मल नीचे है मेरे भाई, नॉर्मल नीचे है तो ये नीचे की ओर मुड़ जाएगी। अच्छा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इसके पैरेलल ही होगी, वो तो हम बना देते हैं, डायग्राम बढ़िया लगता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि पैरेलल ही होगी। ओके, अब यहां पहुंच गई, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, नीचे को मुड़ गई। नॉर्मल नीचे थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल के नीचे में नीचे चली गई। अब इस जगह पे फिर से इसने बाहर निकलना है। जब बाहर निकल रही है तो इस बार रिफ्रैक्शन कौन सी हो रही है, डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर यानी इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है तो फिर से यहां पे नॉर्मल चाहिए, तो बना भाई नॉर्मल। इस जगह पे फिर से नॉर्मल चाहिए होगी, तो इस फेस पे 90 डिग्री पे एक लाइन बनानी पड़ेगी, लाइन मारनी पड़ेगी 90 डिग्री पर। तो मेरे भाई ये फिर हमने एक 90 डिग्री पे लाइन बना दी, ये दूसरी नॉर्मल हो गई। इसको एन डैश बोल ले भाई, पिछली वाली को एन बोला था, इसको एन डैश बोल ले, ये हो गई नॉर्मल। अब डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। पहले रेयर टू डेंसर जा रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना था, नॉर्मल नीचे थी इसलिए नीचे को मुड़ी थी। अब यहां पर ये डेंसर टू रेयर जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है, नॉर्मल इस बार ऊपर है। अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में ये जा तो सीधा रही थी लेकिन नीचे की ओर मुड़ जाएगी। ज्यादा मोड़ दी भाई हमने,
ये नीचे की ओर मुड़ जाएगी और ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे कि ये ऐसे घुसती है ऐसे निकलती है, वो इस कारण होता है। बातें वही है सिंपल, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में इसको नीचे की ओर मुड़ जाना पड़ता है। दोनों बार नीचे बेंड कर रही है, इसलिए ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन शो करता है प्रिज्म। अच्छा, डायग्राम बना ही हुआ है, एक दो एंगल बना देते हैं यहां पर। ये वाली जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो पहले वाली है मेरे भाई, ये कौन सी है? इंसिडेंट। और जो बाहर निकल रही है इसको कौन सी बोलते हैं प्रिज्म के केस में? एमर्जेंट रे। ये कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे। और ये वाली कौन सी हो गई? एमर्जेंट रे। ठीक है जी। अब देख, फाइनली ये इस डायरेक्शन में गई ना, ये फाइनल डायरेक्शन है। और इनिशियल डायरेक्शन ये देख नीली वाली, और फाइनल डायरेक्शन ये देख लाल वाली। ऐसे जा रही थी, ऐसे मोड़ दिया ना, दो बारियों में मोड़ा, लेकिन मोड़ तो दिया। जा रही थी ऐसे, ये देख प्रिज्म ने इसको क्या किया, दो बारियों में ऐसे मोड़ दिया, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लग गई। अब यार ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये इसकी फाइनल डायरेक्शन है। इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन के बीच का ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। यही सिखा देता हूं, आगे यूज होगा अभी इसका थोड़ी देर में। इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन, और डेल्टा से डिनोट करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब प्रिज्म ने रे को कितना डेविएट किया। जा रही थी जापान, पहुंच गई चीन, तो डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, ये इंसिडेंट रे, ये एमर्जेंट रे, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी यूज होगा। तो हमने ये भी बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे बेंड करती है, बीच में चल बन तो गया, ये एंगल भी बना देती है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एक एंगल ऑफ एमर्जेंस हुआ, एक एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। इनके बीच में रिलेशन भी हुआ, वो भी हम ऑब्टेन करेंगे कुछ देर में। तो पहले तो हमने ये समझाया कि ऐसे 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 रे बेंड क्यों करती है। सिंपल कहानी है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल करना पड़ता है, इसलिए ये ऐसे बेंड कर जाती है। ओके, अब इसी में अगली बात कि एक प्रिज्म जो है वो डिस्पर्जन कैसे करवा देता है। डिस्पर्जन क्यों होती है प्रिज्म के द्वारा, अब वो भी सुनो। उसके लिए क्या लिखा मैंने कि वाई डिस्पर्जन, वाई दिस डिस्पर्जन डी। ठीक है सोनी, वाई दिस कोलावरी डी। तो हमने बोला वाई दिस डिस्पर्जन डी, कि डिस्पर्जन क्यों करता है प्रिज्म, डिस्पर्जन कैसे कर देगा। तो ये ऐसे कर देगा मेरे भाई कि यहां पर एक पॉइंट लेकर आएंगे हम। हमने पहले भी बताया है कि एक कॉचेज रिलेशन कभी बताई होगी, जिसके हिसाब से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना किसी भी मटेरियल का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वो उसके खुद के नेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है। लेकिन एक कॉची नाम का बंदा था जिसने बताया कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद की कैरेक्टर पर, खुद के मीडियम पर तो डिपेंड करता ही करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लाइट की वेवलेंथ कितनी है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट आ रही है ना उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। इसका फार्मूला a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4 कुछ इस टाइप का होता है। फाइनली मुद्दे की बात यह है कि हम ये कहेंगे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कॉचीज रिलेशन ठीक है, मगर ओवरऑल पॉइंट हमने एक निकाल लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। पॉइंट को ध्यान से समझो कि जी अगर कोई वेवलेंथ आ रही है, किसी मीडियम में घुस रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो है, लेकिन वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा। अब हमने इतना याद करवा दिया तुम्हें कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म का जो ग्लास का बना होगा, अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने रट लिया 1.5 होता है। ओ यार ये 1.5 इसकी एवरेज वैल्यू है, ये पूरा 1.5 सबके लिए नहीं होता। ये रेड कलर के लिए 1.5 से कुछ वैल्यू कुछ डेविएट करके देगा, ग्रीन के लिए कुछ और देगा, येलो के लिए कुछ और देगा। हाँ 1.5 के आसपास ही रहेंगे, एवरेज निकाल लोगे तो 1.5 आ जाएगी नॉर्मल ग्लास की, मगर ये एग्जैक्टली सबके लिए 1.5 नहीं होता। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आता है अकॉर्डिंग टू कॉचीज रिलेशन। 1.5 तुमने याद कर लिया, लेकिन वो उसकी यार ओवरऑल एवरेज सी वैल्यू है, मान लेते हैं, थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जहां पे इग्नोर नहीं करना, स्टडी करने बैठ गए तो फिर थोड़ी इग्नोर करेंगे। तो पॉइंट ये है यार कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना किसी भी मटेरियल का, जो उसने किसी भी लाइट के प्रति ऑफर करना है, वो लाइट को देख के ऑफर करता है, कहता है यार देख चेक कर लूं किसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके हिसाब से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा कि इतना है। मतलब बंदा देख के अपना रेट बताता है कि जी मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। तो लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब इस हिसाब से ध्यान से सुनना, ये जो विब गयोर है इसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वॉयलेट के लिए इसने सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करना है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्स आएगा, और वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, उल्टा बोल रहा हूं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो उसके लिए इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा ऑफर करना है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। भाई उल्टा बोल गया था, करेक्ट कर लेना कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। तो किसी भी मटेरियल ने, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे वो लेंस हो, या लेंस थोड़ा थिन होते हैं ना, उसमें ये बात हम इग्नोर करके चलते हैं, उसमें ज्यादा देर के लिए लाइट ने अंदर रहना नहीं है। लेकिन जो प्रिज्म वगैरह है उनका तो काम ही है ना डिस्पर्सन करवाना, तो उसमें तो फिर पॉइंट को लेना ही पड़ेगा ना। तो रेड की बेटा वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो एक ये बात याद रख लो। अगली बात ये है कि भाई जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किसी मटेरियल का, उतना ही वो ज्यादा बेंड करता है लाइट को। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें लाइट घुसेगी, उतना ही कम बेंड करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा बेंड करेगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही वो कम इफेक्ट डालेगा लाइट पे, कम बेंडिंग शो करेगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा, ज्यादा बेंडिंग शो करेगा। अब यही होता है, फिर होता क्या है, ये मान लो कोई प्रिज्म है,
ठीक है जी। अब यहां पर ये व्हाइट लाइट आ रही है, इसमें 7 कलर हैं, 7 बहनें विव गया, बड़ी खुशी खुशी इकट्ठे इकट्ठे सब इकट्ठे आ रही है, सब कोई अपने कैरेक्टर में है ही नहीं, सब मिलजुल कर व्हाइट कलर शो कर रही है। रेड कहती है कि कोई चक्कर नहीं, हम सब मिलकर व्हाइट ही शो करेंगे, ग्रीन को कोई टेंशन नहीं, ब्लू को कोई टेंशन नहीं, सातों बिना टेंशन के। वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं, टोटल व्हाइट नजर आना चाहिए, तो व्हाइट नजर आ रहा है। लेकिन जब ये प्रिज्म में घुस जाती है तो प्रिज्म क्या करता है, इनको बेंड करता है, क्योंकि रेयर टू डेंसर जाना है तो बेंड करेगा। अब ये कंडीशन लगा देता है कि भाई सबको बराबर बराबर बेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तुम्हारी वेवलेंथ के हिसाब से है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसको ज्यादा बेंड करूंगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसको कम बेंड करूंगा। ये मना करती है कि नहीं, हम तो इकट्ठे चलती हैं, हमें इकट्ठे चलने दो, बैंड मत करो, हम तो जुदा हो जाएंगी। लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब जाना इसी में से है। ये कहता ना भाई, हमारा तो रूल है, हम बैंड किसके हिसाब से करते हैं, वेवलेंथ के हिसाब से करते हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसको सबसे कम बैंड करते हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा बैंड करते हैं। हमारी कंडीशन है, हम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ चलते हैं, तो होता ही ऐसा है। ये नहीं मानता प्रिज्म। जब इसमें से लाइट एंटर होती है तो यहां पर जब बेंडिंग होनी है रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल वाली, पहले बेंडिंग में ही ये सातों के सातों कलर जुदा हो जाते हैं। सबसे ज्यादा ये जाना था इसने इधर ना, ये ओरिजिनल था, इनका सबका पाथ ओरिजिनली ये था मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि बेंड कर दिया, बराबर बराबर नहीं किया, वॉयलेट को सबसे ज्यादा बेंड कर दिया कि भाई वॉयलेट तेरी वेवलेंथ सबसे कम है, ले भैया तेरी सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी। वॉयलेट को सबसे ज्यादा कर दिया, रेड को सबसे कम किया और बाकियों को बीच में कर दिया कहीं, तो कर दिए जुदा। उसके बाद जब ये डेंसर टू रेयर जा रहे होंगे फिर वही कहानी कि भाई सबसे ज्यादा उसको बेंड करूंगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, और सबसे कम उसको करूंगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा और फर्क डाल देता है, थोड़ा और फर्क डाल देता है। होता क्या है, जब ये बाहर आती हैं तो फिर वही बात, जुदा हो चुके होते हैं सारे के सारे। सबसे नीचे वॉयलेट, सबसे ऊपर रेड। अब कहानी ये है कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये इस कारण बनता है कि जो प्रिज्म का मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स नहीं है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो V 1 2 3 4 6 7, तो V I B G Y O R, ये स्थिति आ जाएगी बेटा। वॉयलेट सबसे नीचे पाया जाएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये येलो है मेरे भाई, ये ऑरेंज, ये रेड, ये स्थिति बनेगी। तो ये कारण है कि एक प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कर देता है। पहले यहीं पर अलग अलग हो जाते हैं, फिर आगे हो जाते हैं, इसलिए मेरे भाई स्पेक्ट्रम बनता है। और स्पेक्ट्रम बनने में सारा रोल इस कॉची रिलेशन का है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का। ओके, तो यार ये प्रिज्म के बारे में ना थोड़ी बेसिक वाली बातें थी, बिल्कुल बेसिक सी जो बातें हैं प्रिज्म की अभी तक ये। अब इसके बाद मेन पॉइंट पे आ रहे हैं कि एक पूरा आर्टिकल है यार, उस आर्टिकल में हमने एक दो एक्सप्रेशंस फाइंड करनी है। एक तो मैंने अभी जो पीछे डायग्राम बनाया था उसमें एंगल ऑफ डेविएशन शो किया था,
एक तो हमें वो एंगल ऑफ डेविएशन की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है और एक प्रिज्म फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी जो बोला उसको यहां पे क्लोज किया, ये बेसिक था। अगली हेडिंग डाल लो, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म फार्मूला। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म फार्मूला। यस बेटा यार, तुम्हारा आज का मेन टास्क जो प्रिज्म का हमने बेसिक से अभी बात स्टडी की, अब उसका मेन आर्टिकल है यार कि हम एक तो एंगल ऑफ डेविएशन जिसकी हमने बात की थी उसकी एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें साथ में फिर वो जो स्टेप्स होंगे उनको आगे बढ़ा देंगे, तो एक एक्सप्रेशन आएगी जिसको यार प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। तो एज ए आर्टिकल फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट यार। सबसे पहले इसका डायग्राम बढ़िया से बनाना पड़ेगा। तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म इज शोन इन फिगर। ठीक है, हमने बोला कि रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म इज शोन इन फिगर, क्योंकि यहां पे इमेज फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं बोल रहे, बस इतना बोल देते हैं कि रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, वो हमने शो कर दिया। यार प्रिज्म थोड़ा बड़े बना लेंगे, एंगल वेंगल बढ़िया से दिख जाएंगे। तो ये हो गया जी आपका प्रिज्म, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मतलब अब इस ए एंगल का बेटा यूज होगा जी। ए एंगल हमारा क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक इसका बेस होता है, मैंने बोला था एक एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो एंगल ए जो है इसका यूज होगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए ही लिख दूंगा, एंगल ए ऐसे करके नहीं लिखूंगा यार, बच्चों वाली बात। सिर्फ क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। अब यहां पे ए का मतलब एंगल ए नहीं, सॉरी, ए का मतलब ए नहीं, एंगल ए माना जाएगा। ठीक है जी। अगली बात करो थोड़ी सी रिफ्रैक्शन यार। यहां से मैंने एक रे डाली। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक है मेरे भाई, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक नहीं, मोनोक्रोमेटिक। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये आ गई जी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मानूंगा। बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेंगे, वो अंडरस्टूड है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब इसको डेंसर मानेंगे और इसको रेयर मान लेंगे। ठीक है, अपना लिख लेना भाई, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी। कर लो, ये बन गई नॉर्मल। ठीक है जी, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर के चक्कर में ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। फिर डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर से नॉर्मल बनानी पड़ेगी। फिर से नॉर्मल बनाओ। इस जगह पर भाई फिर से नॉर्मल बना लिया। ठीक है जी। तो ये n डैश बोल दिया, इसको n बोल दिया। अब रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस बार नॉर्मल ऊपर है, अवे के चक्कर में ये नीचे मुड़ गई। ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, पता है तुम्हें। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे। अब ध्यान से थोड़ा एंगल वेंगल बनाना भाई। ये जो नॉर्मल वाली आ रही है ना दूसरी, आने दे इसको, आने दे आने दे आने दे, ये मिल गई। इस पॉइंट को मान ले, कुछ ओ मान ले। ठीक है, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। ध्यान देना, ये नॉर्मल है, तो ये सारा एंगल जो है 90 है, ये सारा एंगल 90 है। थोड़ा एंगल वेंगल का चक्कर पड़ेगा मेरे भाई यहां पर। ठीक है जी, ये 90 है, ये 90 है।
अब अगर मैं इनके नाम रख दूं कुछ, इस पॉइंट का नाम रख दिया, ए बी सी तो रख ही लिया, अब कुछ और ही रखना पड़ेगा यार, एन भी रख लिया, इसका रख दिया ए बी सी डी रख दिया, चल इस पॉइंट का नाम रख दिया डी। पहली रिफ्रैक्शन डी पे हुई, इसका ई रख दिया यार, कुछ भी रख सकते हो, इसका ई रख दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम जब स्टडी करेंगे ना, बोलेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट डी, फॉर रिफ्रैक्शन एट ई, ऐसा बोलना पड़ेगा। चलो और एंगल बनाओ। ये इंसिडेंट रे है, ओरिजिनली ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही थी, एंगुलर डेविएशन बनाना है भाई मैंने, तो ओरिजिनली ये प्रिज्म ना होता तो बहुत बढ़िया जा रही थी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। अच्छा मोनोक्रोमेटिक है, मैंने पहले बोल दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसकी डिस्पर्जन नहीं होनी, ये है मोनोक्रोमेटिक, लिख लो मेरे भाई, ये मोनोक्रोमेटिक है, इसकी डिस्पर्जन नहीं होनी, सिंगल कलर है। ओके जी, ये ओरिजिनल थी, ये फाइनल वाली है इमर्जेंट, इसको पीछे एक्सटेंड कर, तो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये यार ओरिजिनल पाथ नीला वाला, ये फाइनल पाथ लाल वाला, तो ये जो नीचे की ओर जा रही है मतलब इतना डेविएट होगी, थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि ओरिजिनल से फाइनली इधर को मुड़ गई ना, तो प्रिज्म ने किया क्या, इसको डेविएट कर दिया ना, तो ये जो एंगल है ये होगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा एंगल जी, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज अवर एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सजा लें थोड़ा इसको, ये एंगल ऑफ डेविएशन है भाई, इसको ऑब्टेन करना है हमने, डेल्टा से इसको डिनोट कर दिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्टेन करना है बेसिकली हमने, ठीक है जी। एंगल ऑफ डेविएशन अब जल्दी जल्दी से और एंगल भी बनाते हैं इसमें यार। फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस जगह पर हुई है, इस रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट फेज पे ये रिफ्रैक्शन है जिस पे मेरी उंगली लगी हुई है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसके और नॉर्मल के बीच में, यानी ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये पूरा 90 है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, इसका नाम मैंने I1 रखा, इसका नाम मैंने R1 रखा। भैया पहले फेज पे रिफ्रैक्शन हुई है, दूसरी भी तो स्टडी करनी है, तो 1 लगा दिए पहली वाली पे, I1 R1, एंगल वेंगल बढ़िया से बना लेना। दूसरे फेज पे आ जाओ, यानी ई फेज पे जो रिफ्रैक्शन हुई है उसके लिए ये जो रे आ रही है बीच वाली, वो पहली के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन दूसरे के लिए तो इंसिडेंट रे है। ये वाली रे फिर से सुन लो, इस फेज के लिए तो रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड है, लेकिन भाई जब यहां पे रिफ्रैक्शन हुई तो ये इंसिडेंट है, ये है रिफ्रैक्टेड। तो सेकंड फेज के लिए ये इंसिडेंट रे है भाई, ये नॉर्मल है, नीचे वाली नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये वाला जो एंगल है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड फेज वाला, लेकिन इसका नाम I2 होना चाहिए, हम I2 नहीं R2 रख रहे हैं। ध्यान रखना ये R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, सेकंड फेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। अब ऐसा क्यों किया वो बाद में देखेंगे, एक सिमेट्री बनानी है इसलिए हमने ऐसा किया। अब फिर से सुन लो,
ये इंसिडेंट रे है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, नाम इसका R2 है, नाम R है, 2 तो इसलिए क्योंकि सेकंड फेस है। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही बात, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन इसका नाम हम I2 रखने जा रहे हैं। अब उसका R2 रख दिया था तो इसका I2 रख दिया। भैया जब ये यूज होगा एज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही यूज होगा, नाम में क्या रखा है, I2 रख दिया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के रूप में यूज होगा, जब भी यूज होगा नाम में क्या रखा है, R2 रख दिया। मैंने रखा है, मैं याद रखूंगा, उसके हिसाब से डील करेंगे, फायदा नजर आएगा, फायदे के लिए किया है। तो ये स्थिति है भैया तुम्हारे सामने, एंगुलर डेविएशन मुझे फाइंड करना है, डेल्टा डेल्टा फाइंड करना है, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा। डायग्राम बनेगा, मुझे डेल्टा चाहिए मेनली, तो डेल्टा से शुरू करता हूं। डेल्टा के लिए अगर थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे इसका नाम कुछ भी रख लो, DEF रख ले। अब FDE एक ट्रेंगल बन रहा है, उसमें डेल्टा, यार ध्यान से देख, मेरी तरफ मत देख, इसकी तरफ देख। डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर इस छोटे से एंगल को मैं x मान लेता हूं, इस छोटे से एंगल को मैं y मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा नाउ फ्रॉम फिगर, फिगर बोले तो डायग्राम। फिगर से कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। एक बार एक मैडम पढ़ा रही थी, वो मैडम ने डायग्राम बनाया, पीछे से बच्चा बोलता है मैडम आपकी फिगर ठीक नहीं है। वो मैडम नाराज हो गई, पढ़ाना ही छोड़ दिया। कहती बताओ, बच्चा कह रहा है मेरी फिगर ठीक नहीं है। तो कभी कभी फिगर नाराजगी भी ला सकती है। तो ये क्या है जी, फिगर है। तो हमने बोला नाउ फ्रॉम फिगर, इस फिगर से डेल्टा निकालना है हमने। तो फ्रॉम फिगर डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक्स हो गया मेरे भाई। अब थोड़ा सा और फोटो को देखते चल, मतलब फिगर को देखते रहो। फिगर को देखते हो तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो I1 है ना वो x प्लस R1 है। चेक करना, I1 जो है x प्लस R1 है। कैसे, ये ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये I1 है, तो ये पूरा का पूरा I1 है ना मेरे भाई। तो I1 दो हिस्सों में बटा हुआ है, x प्लस R1, उधर से ये जो I2 है ये y प्लस R2 है। और इससे डेल्टा क्या हो गया, x की जगह I1 माइनस R1 भर दे, प्लस y की जगह I2 माइनस R2 भर दे। यहां से क्या हुआ, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 हो गया। आ रही है कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तो देख, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ध्यान रखना, I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 क्या है, सेकेंड फेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, लेकिन इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस के रूप में एक्सप्रेशन बनती नजर आ रही है। ये I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 है सेकेंड वाले फेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, जिसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी बाद में हम बोल सकते हैं। तभी मैंने कुछ ऐसा किया था कि इंसिडेंस और एमर्जेंस अलग ही बन जाएंगे आपके। इसको अगर मैं ओवरऑल देखूंगा, अभी मत वैसे लिख दिया, अभी तो ये I1 I2 के हिसाब से चलेगा। ओवरऑल देखूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ करेगा, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस हुआ करेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंस के टर्म्स में एक्सप्रेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके जी, यहां तक हो गया।
डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ओके, अब R1 R2 को भी खत्म करते हैं, एंगल ए के टर्म्स में बात को लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान देना, ADOE क्वाड्रिलेटरल है, चौकोण। अब इसमें चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, जिसमें से ये दो तो 90 वाले निकल रही है। अब भाई 90 निकाल दे, 180 तो निकल गया, बचा कितना 180। भैया चारों का सम 360 था, जिसमें से ये पक्का 90 है, ये पक्का 90 है, तो 180 तो गया, तो ए और ओ का सम पक्का 180 बचा ना। तो देख ले भाई, फिर से लिखा मैंने, ऑल्सो फ्रॉम फिगर। क्या लिखा जी, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यार लगा ले चल, एंगल तसल्ली रहेगी। एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। अब और देख, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है DOE में फिर लिखा आल्सो R1 प्लस R2 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। भैया ट्रायंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों है 180 डिग्री, तो इन दोनों का यूज कर ले, इक्वेट कर ले। इक्वेट करेगा तो ओ कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये भी 180 ये भी 180, दोनों को इक्वेट कर ले, दोनों को इक्वेट करेगा, ओ कटेगा, तो यहां से ए किसके इक्वल आ जाएगा R1 प्लस R2। और मैंने बोला उसका एंगल हटा दिया, ए मतलब एंगल ए है यहां पर, तो ए आ गया R1 प्लस R2, इसमें पुट कर दे, नाम नूम रख ले कुछ, इसका नाम 1 रख ले और लिख दे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर ले, तो क्या बना, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। तो एक तो यार हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए थी। कभी कभी किसी किताब में इसको डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए भी लिखा होता है, मैंने अभी बताया था। जिस पे लाइट एंटर कर रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, जिस पे बाहर निकल रही है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ, और एंगल ऑफ प्रिज्म पता ही होता है, तो बीच की बातें खत्म करवा कर वो कर फाइनली इंसिडेंस इमर्जेंस और ए के टर्म्स में हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो फायदा हुआ ना इसको आई रखने का, तो इसको एंगल ऑफ अभी और भी फायदा होगा। तो एक तो भाई ये एक्सप्रेशन क्या कर लो, याद कर लो, एक तो एक्सप्रेशन याद करो, दूसरा इसको किसी और टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। एक तो ये एक्सप्रेशन है, एक और निकाल रहे हैं इसकी, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके नीचे लिखो आल्सो, फिर लिखो आल्सो, आल्सो आल्सो लिखते रहो। आल्सो फॉर रिफ्रैक्शन एट ए नहीं सॉरी डी, जो पहली रिफ्रैक्शन है वो डी पे हुई है ना, तो लिख लो कि ऑल्सो फॉर रिफ्रैक्शन एट डी, यानी पर डी पे होने वाली रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाना है मेरे भाई। ये जो एक्सप्रेशन हमारी आई है, इसका कोई नंबर डालकर डेल्टा इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं तुम वहीं लिखी रहने दो, मैंने यहां पर अलग से इसको लिख लिया कि डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। ये अपने पास एक्सप्रेशन आई हुई है जी, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, इसको इक्वेशन ले 2 लगा दिया मैंने। ये एक्सप्रेशन ना अगली बात करने के लिए, तो भैया अगली बात हमने की कि फॉर रिफ्रैक्शन एट डी, लिखो थोड़ा दबादब, नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट डी, मेरे भाई
साइन ऑफ I1 बाय साइन ऑफ R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 से 2 में गई ना, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। स्नेल्स लॉ लग गया मेरे भाई। एंड फॉर रिफ्रैक्शन एट E, ये जो E वाला पॉइंट है, यहां जो रिफ्रैक्शन हुई है, ध्यान देना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, E पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, तो ये बनेगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 आएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भाई है रिफ्रैक्शन, नाम I2 था, ये ध्यान रखना था। तो साइन R2 बाय I2 आएगा, किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा। भैया 1 में गई ना, 1 में गई ना 2 से, तो इट विल बी साइन I2 बाय साइन R2 बाय I2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इसको मैं पलटा रहा हूं, इसको मैंने पलटाया तो बन गया साइन I2 के नीचे साइन R2 इक्वल टू म्यू टू 1 हो गया। ले, ये फायदा होना था कि म्यू टू 1 इक्वल टू साइन I1 बाय साइन R1, म्यू टू 1 इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2। ला भाई, बढ़िया सिमेट्री बन गई, ये फायदा होना था यहां पर। हाँ, वो बात दूसरी है, I2 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, R2 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है सेकंड फेज पर। तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक है जी। अगर आगे चलकर हम देखेंगे, अगर ये बाहर वाला मीडियम एयर ही हो, तो हम एयर के केस में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर हम इसको म्यू ही लिख देंगे, फिर इसको क्या लिख देंगे? म्यू ही लिख देंगे। आगे चलकर हम इसको म्यू भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ही लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, ये भी बना लिया। अब इसमें अगली बात, इन सबको बना के रखो, सबका यूज होना है। इसमें अब अगली बात ये है, लिख लेना मेरे भाई, कि इफ एंगल्स आर स्मॉल, कई बार किया मैंने कि अगर एंगल छोटे हो जाएं तो इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या करना होता है? थीटा करना होता है। तो यहां पे अगर एंगल छोटे हो जाएं तो I1 बाय R1 इक्वल टू म्यू हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं एयर है, इसलिए इसको म्यू लिख दिया, या म्यू टू 1 लिख लो, चलो वो अंडरस्टूड है। मटेरियल का प्रिज्म है, सॉरी मटेरियल का प्रिज्म, ये क्या बात बोल दिया मैंने? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। तो म्यू भी बोल सकता हूं, म्यू टू 1 भी बोल सकता हूं। अब वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें, अगर एयर होगी तो बेटा म्यू ही बोल देते होते हैं इसको। तो I1 बाय R1, चाहे यार तुम म्यू टू 1 लिख लो, मैंने इसको अब डायरेक्टली म्यू ही लिख दिया। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम अगर एयर है तो उसको म्यू ही लिख देंगे, अगर कोई और होगा फिर उसके हिसाब से म्यू टू 1 लिख देंगे। तो चाहे म्यू टू 1 लिखो, चाहे म्यू लिखो। ओके, ये वाली एक्सप्रेशन क्या बनेगी? ये बन जाएगी R2 बाय I2 इक्वल टू म्यू। देख, नहीं, ये बनेगी, इसको देखना था ना, I2 बाय R2, I2 बाय R2 इक्वल टू म्यू, उधर से I1 बाय R1 इक्वल टू म्यू। ध्यान देना, ये चीज बन जाएगी I1 इक्वल टू म्यू R1, और ये चीज बन जाएगी I2 इक्वल टू म्यू R2। I1 इक्वल टू म्यू R1, I2 इक्वल टू म्यू R2। तो ये भी दो एक्सप्रेशंस आ गई। अब जो आपने बेटा एक्सप्रेशन निकाल रखी है ना डेल्टा की, ये वाली सेकंड इक्वेशन डाल रखा है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम
इक्वेशन 2। भाई 2 इक्वेशन से क्या लिखा जा सकता है कि जो डेल्टा है I1 की जगह क्या पुट कर रहा हूं, म्यू R1, I2 की जगह क्या पुट कर रहा हूं, म्यू R2 माइनस एंगल ए है ये, यहां से डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू बाहर आ गया, R1 प्लस R2 माइनस एंगल ए। लेकिन मेरे भाई पुरानी एक्सप्रेशन चेक कर ले, R1 प्लस R2 तो एंगल ए है, ये ए हो गया, लेकिन डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन निकाल ले। अब चेक कर लेना कि डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इसका रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब डेल्टा की एक और एक्सप्रेशन आ गई। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये भी एक्सप्रेशन है। इसके नीचे लिख लो कि दिस इज यूज्ड ओनली इफ एंगल्स आर स्मॉल। ये जनरल एक्सप्रेशन है, एंगल छोटे हो जाएंगे तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है तब यूज होगी। मतलब ये वाली एक्सप्रेशन सिर्फ तब यूज होती है जब एंगल छोटे होंगे। एक रूल है कि ये एक्सप्रेशन तब यूज करनी है जब जो ए है ना, ए, ओनली व्हेन जो ए है लेस देन 15 डिग्री होगा। ठीक है जी, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 15 से कम होगा तो बाकी एंगल भी I1 उसके हिसाब से छोटे हो जाएंगे। तो वो एक्सप्रेशन सिर्फ तब यूज करनी है जब एंगल ऑफ प्रिज्म 15 डिग्री से कम होगा। तो जी ये जनरल एक्सप्रेशन है, आप हिसाब लगा लो, जब न्यूमेरिकल आएगा ना तब ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे फाइनल रिजल्ट वो है, लेकिन न्यूमेरिकल में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दे रखा है तो भाई वो लगा ही नहीं सकते, ये लगानी है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री दे रखा है, 12 डिग्री दे रखा है, चल भाई 15 तक दे रखा है तो वो लगानी है, अदरवाइज नहीं लगा सकते, यही लगानी है। अभी काम और भी बाकी है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में हमने इसका प्रिज्म फार्मूला कैलकुलेट करना है। अपनी हेडिंग थी ना एंगल ऑफ डेविएशन, अभी तो यार एंगल ऑफ डेविएशन आया, प्रिज्म फार्मूला अभी हमने ऑब्टेन करना है। कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा 10 मिनट में। 10 मिनट में प्रिज्म फार्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। तो जो डायग्राम है ये सेम ही रहेगा। ये एक्सप्रेशन आपके सामने आई हुई है, डेल्टा वाला काम खत्म हुआ, अब प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करना है। अब बेटा हेडिंग डाल लो, जो भी आपने लिखा हुआ ना उसमें सब हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग डाल लो यार अपनी। प्रिज्म फार्मूला, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, जो भी चल रहा है ना भाई उसकी एक तरह से सब हेडिंग हो गई। ठीक है, प्रिज्म फार्मूला ऑब्टेन करना है हमने। अब प्रिज्म फार्मूला ऑब्टेन करने से पहले बेटा एक पॉइंट हमने स्टडी करना है कि यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक है एंगल ऑफ डेविएशन। यह ना एक्सपेरिमेंट भी आता है, आपके +2 के सिलेबस में ही है, एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है कि अगर आई को चेंज करो तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा। मतलब हमें क्या करना है, आई वर्सेस डेल्टा स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है, आई वर्सेस डेल्टा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो तो डेल्टा में क्या चेंज आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोट करने पड़ेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, आप लोग भी करते हो 12th क्लास में, साइंटिस्ट लोग भी, उन्होंने किया पहली बारी, जो भी इसको स्टडी वडी करते थे। तो आई वर्सेस डेल्टा की स्टडी करनी है जी। उसके लिए आपको प्रिज्म लेना पड़ेगा, पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना पड़ेगा। मान लो आपने एक टेबल बना लिया, ठीक है, एक तरफ लिख लिया आई, एक तरफ लिख लिया डेल्टा। अब आई की डिफरेंट वैल्यू ली, मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 रख लो एक, ठीक है, 50 रख लो, 60 रख लो, ठीक है, 45 का ये है कि वैल्यू मिल जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रख कर डायग्राम बनाया, रे डायग्राम वगैरह एक्सपेरिमेंटली, और फिर डेल्टा नोट किए, आए कुछ ना कुछ, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, मतलब
हमारे हाथ में क्या है भैया, प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम इसको स्टडी करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेल्टा, तो कुछ रिजल्ट आएगा। अब किया, साइंटिस्ट लोगों ने भी किया, आप लोग भी करोगे अगर प्रैक्टिकल करने का मौका मिला इस साल। तो आई वर्सेस डेल्टा अगर स्टडी किया, तो स्टडी करने पे आपको ऑब्जर्व होगा, या जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। फिर से सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। डिक्रीज होते 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 अपनी एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर अगर इंक्रीज कर दें तो उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी 30 डिग्री पे एंगल ऑफ डेविएशन कुछ आया, 40 किया तो और कम हो गया, 45 किया और कम हो गया, 50 किया तो यार थोड़ा सा बढ़ गया, 60 किया और बढ़ गया। मतलब अगर हम ये बनाना है मेरे भाई, वो रफ था, ये बनाना है कि प्रिज्म फार्मूला हेडिंग थी और उसके नीचे लिख लो कि इफ वी स्टडी आई वर्सेस डेल्टा एक्सपेरिमेंटली, बोला एक्सपेरिमेंटली, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली आई वर्सेस डेल्टा स्टडी करता हूं तो मेरे भाई आई वर्सेस डेल्टा, एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तरफ एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। बनाना ही ये रफ था, मैंने बोला वो तो डेरिवेशन का पार्ट है। तो आपने लिखा इफ यू स्टडी आई वर्सेस डेल्टा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन को एंगल ऑफ इंसिडेंस के वर्सेस स्टडी करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। नीचे लिख देना जो मैंने कहानी बताई कि फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस with increase in I, reaches a minimum value and after that value it again increases। ठीक है जी। तो ये ग्राफ बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये जो एंगल है ये वाला, इसको कहते हैं डेल्टा मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, इसको कहते हैं डेल्टा मिनिमम। ये उल्टा बना दिए मेरे भाई, आप आई को वेरी कर रहे हो ना, तो आई इधर आएगा, डेल्टा इधर आएगा। आई वर्सेस डेल्टा स्टडी किया ना, वेरिएबल तो आपका आई है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई है, डेल्टा तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये डेल्टा मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है इसकी, ये आई है। ठीक है यार, जिस जगह पर आप स्टडी कर सकते हो हर वैल्यू के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, हर डेल्टा के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं। इस एंगल पे भी यही वाली वैल्यू आएगी डेल्टा की, इस एंगल पे भी यही वाली वैल्यू आएगी। जब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम हो रहा होगा उस वक्त नोट करने वाली बात है कि I1 और I2 क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल आएंगे अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इसको क्या कहते हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। अब इस फोटो की जरूरत, फिगर की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या बोला जी, अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, खत्म कर रहा हूं बस जल्दी। मिनिमम डेविएशन जब आ जाएगी तो I1 और I2 भी, दो बातें बता दी। एक तो मैंने बोला I बढ़ाते जाओ या डेल्टा कम होता है, लेकिन तुम I बढ़ाते जा रहे हो, डेल्टा ये नहीं कि कम ही होता रहेगा, मिनिमम वैल्यू रीच करके फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो एक बात है कि डेल्टा मिनिमम होता है। और दूसरी बात ये है कि अपनी जो फिगर थी उसमें I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस है, अपनी पुरानी एक्सप्रेशंस में जो अभी हम निकाल रहे थे। तो अगर
डेल्टा अपनी मिनिमम वाली स्थिति में है तो उस वक्त I1 और I2 इक्वल भी होते हैं। उस वक्त I1 इक्वल टू I2 होता है और उस वक्त R1 इक्वल टू R2 भी होता है। ये उस वक्त की क्या है, सिचुएशन है। तो मैंने बोला अगर डेल्टा अपनी डेल्टा मिनिमम वाली स्थिति में चले गया तो यार I1 I2 के इक्वल आएगा और R1 R2 के इक्वल आएगा। अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2 माइनस एंगल A था। अगर डेल्टा अपनी मिनिमम वाली स्थिति में चले गया तो मैंने बोला I1 I होगा, I मान लेते हैं, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I मान लेते हैं, दोनों इक्वल ही हैं। तो I1 या I2 को जो मर्जी मान लो, I1 ही मान लो, दोनों इक्वल हो जाएंगे उस वक्त। तो डेल्टा मिनिमम I1 हो जाएगा, I1 प्लस I1 2I1 हो गया। अगर मैं I1 रख दूं माइनस A हो गया। यहां से चेक करना 2I1 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम हो गया। और यार यहां से I1 इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 हो गया। लेकिन कब, मिनिमम स्थिति जब हो रही है, जब एंगल ऑफ डेविएशन अपनी मिनिमम वाली पोजीशन में, मतलब प्रिज्म को हमने ऐसे सेट कर रखा है कि डेल्टा अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है, तो उस वक्त I1 I2 हो जाएगा, R1 I2 हो जाएगा। सिमेट्री से चेक किया जा सकता है, ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने बोला R1 इक्वल टू R2 भी होगा। तो R1 इक्वल टू R2 से मुझे क्या फायदा होगा, अपनी पुरानी एक्सप्रेशन चेक करो, R1 प्लस R2 इक्वल टू A भी है हमारे पास, चेक कर लो मेरे भाई। तो एक तो I1 निकला एंड दूसरा यार R1 प्लस R2 A बना रखा है। भैया मिनिमम डेविएशन वाली स्थिति में R1 इक्वल टू R2 है, यानी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R भी मान सकते हो। तो यहां पर जब मैं देखूंगा तो R1 और R2 तो बराबर है, तो इसको R1 प्लस R1 ही लिख दिया यार, ले A हो गया। ये 2R1 इक्वल टू A हो गया। सब लिखना है मेरे भाई इक्वल टू, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, इसका भी मैंने यूज करना है। R1 प्लस R1 हो गया A, 2R1 A। R1 कितना आ गया, A बाय 2 आ गया। चाहे R1 के टर्म्स में लिख ले, चाहे R2 के टर्म्स में लिख ले, चाहे उसको R ही लिख ले। तो यार R1 किसके इक्वल आ गया, A बाय 2 के। I1 किसके इक्वल आ गया, A प्लस डेल्टा M बाय 2। इसको I1 बोल दिया, इसको R1 बोल दिया मैंने। R1 की जगह R2 भी हो सकता है, I1 की जगह I2 भी हो सकता है, दोनों इक्वल ही हैं। तो यार मिनिमम डेविएशन वाली स्थिति में, मिनिमम डेविएशन वाली स्थिति में एक तो ये होगा, उससे ये निकल आएगा, उससे ये निकल आएगा। अब जो तुम्हारे पास यार एक्सप्रेशन है, एक तो ये पड़ी हुई है या ये वाली पड़ी हुई है, दोनों में से जो मर्जी यूज कर ले, दोनों में से जो मर्जी यूज कर ले। तो आगे लिख ले, देयरफॉर वी कैन राइट, यानी तुम लिख सकते हो कि जो म्यू है, म्यू 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 किसके इक्वल था, साइन I1 बाय साइन R1। I1 कितना निकाल दिया, A प्लस डेल्टा M बाय 2। लिखो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ A बाय 2। इस एक्सप्रेशन को प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। तो इसको बढ़िया से नोट कर लो। इसके बाद अभी कुछ नहीं बताते, लेक्चर लंबा हो गया। तो अभी इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं। पूरे की पूरी स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन और डेरिवेशन देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच के बेटा जो रिजल्ट निकले वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने डेल्टा का रिजल्ट निकाला है कि I1 प्लस I2, रिजल्ट एक बार लिख देता हूं बस, फिर छोड़ते हैं यार तुम्हें।
एक तो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए, एक डेल्टा इक्वल टू स्पेशल वाला म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ए, और एक ये प्रिज्म फार्मूला म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ओके जी, ये जनरल रिजल्ट है, ये भी ये स्पेशल वाला रिजल्ट है, एंगल छोटा हो तब, ये जनरल ही है लेकिन मिनिमम डेविएशन वाली स्थिति में आएगा। तो भाई अभी यहीं पे क्लोज, इसकी अगर डिस्कशन करनी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और प्रिज्म के कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में लगा देंगे। तो भाई आप लोगों से अब विदा लेने का टाइम आ गया है। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, चाहे भैया 2 पार्ट में देख लेना, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट था, बीच में इसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते थे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ब्रेक के बाद।